ओके जी, तो हम शुरू करते हैं क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रो मीन्स टीयर, सिस मीन्स सैक और टाइटस मीन्स इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये सुपीरियर पंक्टम था, ये इन्फीरियर पंक्टम था, फिर ये कैनिकुलाई थे इनके, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी कॉमन सैक बनती थी और सैक के बाद नीचे हमारा आता था डक्ट आती थी, लैक्रिमल डक्ट थी जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। तो अब इस केस में ये हो रहा है कि क्रोनिक केस है, मतलब लॉन्ग टर्म है, टाइम टेकिंग है। एक्यूट नहीं है, एक्यूट होता है उसी टाइम होता है, पेशेंट अगले दिन प्रेजेंट करता है, रात को ठीक है, सुबह उठा और ऐसे हो गया। ये इसको तकरीबन 2-3 महीने इस तरह लग जाते हैं इस केस को, क्रोनिक केसेस को। तो क्रोनिक केसेस में सबसे पहले आ जाएगा कि हमारी टीएस्टाइटिस होगी और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा कोई लो विरलेंस बैक्टीरिया के साथ। लो विरलेंस बैक्टीरिया मतलब जो ज़्यादा खतरनाक ना हो, जो उसी टाइम आते ही इन्फेक्शन कर दें, धड़ल्ले मारता हो और साथ ही उनकी पस प्रोडक्शन हो जाए और ये और वो, ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब लो विरलेंस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरियाज नहीं है। तो इस केस में ये होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना हमारी यहाँ पे लैक्रिमल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है, वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, यहाँ से थोड़े बहुत टीयर्स हमारे निकल के नीचे से रिलीज़ होते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ पे टीयर्स और म्यूकस वगैरह जमा होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर वो बैक्टीरिया भी जो है वो लो विरुलेंस है, वो बैक्टीरिया फिर अटैक करते हैं, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो पेशेंट इतने ज़्यादा सीवियरिटी के साथ प्रेजेंट नहीं होता है। हालांकि ये डिसऑर्डर एक्यूट से ज़्यादा कॉमन है जो क्रोनिक वाला है। एक्यूट केसेस में तो लेस चांसेस होते हैं कि पूरी डक्ट की ब्लॉकेज हो जाए, तो यहाँ पे तो थोड़ी बहुत डक्ट जो ब्लॉक होती है कॉमन होती है। तो इस वजह से फिर जब वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा क्लिनिक में, वो कहेगा मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि अब डक्ट ब्लॉक है और आंसू नीचे से निकल नहीं रहे और यहाँ से फिर आंखों में से आंसू निकली जा रहे हैं। तो वो कहेगा एपी4 है, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। और जो उसकी यहाँ पे जगह नहीं, ये वाली जगह नाक की जगह होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी जैसे एक्यूट केसेस में हो रहा था, क्योंकि वहाँ अंदर पस वगैरह थी और बहुत ज़्यादा मवाद वगैरह जमा हो गया हुआ था। इसमें इतना ज़्यादा मवाद अंदर जमा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा विरुलेंस नहीं है, लो विरलेंस बैक्टीरियाज हैं, तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी हमें। और अगर हम रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट क्या है कि यहाँ पे ना हमने थंब के साथ ना ऊपर की तरफ मलना है नाक को, जहाँ पर हल्की सी हमें स्वेलिंग मिलेगी ना, उसको नाक को ऊपर को मलना है। तो जो म्यूकस होगा ना अंदर, या फिर प्यूलर डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, या फिर टीयर्स वगैरह हो सकते हैं, वो हमारी ना आंखों में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा हाँ कि नीचे यार ब्लॉकेज वगैरह हुई है और ऊपर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद ये हो सकता है कि म्यूकोसील के खतरात देखने को मिले। म्यूकोसील ये होता है कि अब देखो कि यहाँ पे भी ब्लॉकेज होगी हुई है, ठीक है, अंदर अब काफ़ी चीज़ें माल गोदाम जमा हो गया हुआ है, बीच में बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, टीयर्स भी हैं और सब कुछ जमा हो गया है। और हो सकता है कि जो कॉमन ये जो डक्ट है ना, ये भी ब्लॉक हो जाए ऊपर से। जो कॉमन कैनिकुलस बन रहा था, ये दोनों कैनिकुलस अलग थे ना, कैनिकुलाई, अगर जो कॉमन कैनिकुलाई बन रहा है, आगे जाके कॉमन कैनिकुलाई है ना, फिर आगे नीचे सैक बन रही है, तो कॉमन कैनिकुलाई अगर बंद हो जाए तो दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, अंदर जो सैक है वो तो पूरी स्वेल हो जाएगी, सारी बात अंदर इतना ज़्यादा मवाद जमा होगा कि इसे निकल ही नहीं रहा, तो उसने पूरी इस तरह स्वेलिंग हो जानी और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन वो बर्स्टिंग नहीं होगी, अंदर पस वगैरह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी, पेनलेस होगी, पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी नाक पे इस जगह पे। तो उसको हम कहते हैं म्यूकोसील फॉर्मेशन होगी। कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा, आँख सही तरह वॉश वगैरह नहीं हो रही तो उसका जो कंजक्टिवा है उसकी भी स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी। और ये आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, इस डायग्राम के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, हालांकि इतनी ज़्यादा होती नहीं है, स्फेयर केसेस की तरफ चला गया हुआ है। रेडनेस भी देखने को नहीं मिलती, पिक्चर की ज़रा ऐसी लाइट आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा रेडनेस नहीं होती और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं होती, नॉर्मल सी स्वेलिंग होती है। और जब आप रिगर्जिटेशन टेस्ट करते हो तो यहाँ से आंखों में से ना थोड़ी बहुत पस वगैरह बाहर आनी शुरू होती है और आंसू वगैरह देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में इसकी सिर्फ 2 तरह की अप्रोच हम करेंगे, एक तो होगा हमारा एक्सटर्नल डीसीआर और एक एंडोलेजर डीसीआर। आप लोगों ने दोनों डीसीआर मैंने पहले भी पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा आप दोबारा देख लो कि जो एक्सटर्नल डीसीआर है ना, बाहर से हमने नाक से कट देना है, यहाँ से हमने एंटर होना है और ये वाली जो वाल है ना, इसको हमने यहाँ से कट कर देना है, ताकि जो अंदर सब कुछ जमा हुआ है वहाँ से निकले और नीचे से आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है हमारी। और एक हो सकता है एंडोलेजर, इसके जो स्कारिंग बन जाती है जब ये वाली सर्जरी करते हैं ना, एक्सटर्नल डीसीआर करते हैं, तो इसकी यहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, नाक पे साइडों में नज़र आ रहा था कि सर्जरी होगी है। अगर कुछ पेशेंट नहीं चाहते कि कॉस्मेटिकली वो बुरे लगें, तो वो नाक के अंदर से एंडोलेजर सर्जरी करवा देते हैं, जो कि इतनी मुफीद नहीं है, एक्सटर्नल डीसीआर की ज़्यादा डिमांड है। तो ये बाहर से हम जाते हैं, अंदर से नाक के अंदर जाते हैं और एंडोलेजर से यहाँ पे हम ये वाल तोड़ देते हैं और सारा जो माल है वो सारा बाहर आ जाता है और हमारी डिसऑर्डर ठीक हो जाती है। बेसिकली ये डिसऑर्डर रिलेटेड तो इसकी की है ना कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो बाद में उसके बाद रिजल्ट आ रहा है, तो हमने ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है सबसे पहले और उसका ट्रीटमेंट वही है।